नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी रहस्यमयी, रोमांचक और भावनाओं से भरी हिंदी ऑडियो कहानियाँ। तो आंखें बंद कीजिए, मन को कहानी के साथ बहने दीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। डिस्क्लेमर: ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और शक्तियां लेखक की कल्पना पर आधारित है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, धर्म, समुदाय या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम या घटना की समानता वास्तविक जीवन से हो, तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है। अध्याय 206 दो शेर एक पहाड़। वह मध्य आयु व्यक्ति गु परिवार का मुखिया था। चेन्यांग शहर का वुजोंग स्तर का शक्तिशाली योद्धा। जियुन नीलामी साल की सबसे बड़ी नीलामी थी और ऐसे मौके पर उसका स्वयं उपस्थित होना स्वाभाविक था। पिताजी, पास खड़े युवक ने संकोच से पूछा, क्या हमारा गु परिवार और झांग परिवार सहयोगी नहीं हैं? ये तो पूरे चेन्यांग शहर का खुला रहस्य था। फिर पिता उन्हें शत्रु क्यों कह रहे थे? मध्य आयु व्यक्ति मुस्कुराया। वह शांति से बोला, पहले हम झांग परिवार के सहयोगी थे, लेकिन सीमा परिवार के नष्ट होने के बाद सब कुछ बदल गया। उसकी आंखों में तेज चमक उभरी। एक पहाड़ में दो शेर नहीं रह सकते। अब चेन्यांग में सिर्फ हमारा गु परिवार और झांग परिवार बचे हैं, तो फिर सहयोग कहाँ से रहेगा? वह हल्का हंसा। इस दुनिया में स्थायी मित्र नहीं होते, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। युवक ने गंभीरता से सिर झुकाया। पिताजी, आपने आज मुझे बहुत कुछ सिखाया। गु परिवार का मुखिया फिर बोला, एक और बात तुमने ध्यान दिया? झांग परिवार से जो कक्ष भिड़ रहा है, उसकी पृष्ठभूमि साधारण नहीं है। पृष्ठभूमि? युवक चौंका, फिर हल्का सा हंसते हुए बोला, पिताजी, पूरे चेन्यांग में आप और झांग परिवार के मुखिया ही वुजोंग हैं। आपसे बड़ी किसकी पृष्ठभूमि हो सकती है? मध्य आयु व्यक्ति धीरे से सिर हिलाया। तुम अभी दुनिया को पूरी तरह नहीं जानते। उसका स्वर गंभीर हो गया। चेन्यांग में सिर्फ हम दो वुजोंग नहीं हैं, औषधि संघ में भी कई वुजोंग मौजूद हैं। औषधि संघ का यहाँ का प्रमुख भी वुजोंग स्तर का है। और याद रखो, औषधि विद्या में वुजोंग की हैसियत साधारण वुजोंग से कहीं ज्यादा ऊंची होती है। युवक सन रह गया। तो फिर उसने हिचकते हुए कहा, औषधि संघ शहर की सत्ता में हस्तक्षेप क्यों नहीं करता? क्योंकि मुखिया ने कहा, उन्हें सत्ता में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं। यही वजह है कि झांग परिवार और हमारा गु परिवार दोनों औषधि संघ का सम्मान करते हैं। आखिरकार उसने ठंडे स्वर में कहा, इस दुनिया में सिर्फ ताकत की ही पूजा होती है। हाँ पिताजी, युवक ने आदर से कहा। मध्य आयु व्यक्ति हल्का हंसा। आज झांग परिवार ने अच्छा तमाशा खड़ा किया है। बिना वजह किसी वुजोंग को नाराज कर लिया। उसी समय 1100 करण की आवाज फिर गूंजी। पूरा नीलामी हॉल एक बार फिर शांत हो गया। करण ने भौहें सिकुड़ी और सीधा बोल दिया, इतना धीरे धीरे क्यों बढ़ा रहे हो? अगर बढ़ाना ही है तो ढंग से बढ़ाओ। 2000। ये सुनते ही पूरा नीलामी हॉल हक्का बक्का रह गया। जुएवुया थोड़ा घबरा गया। करण, ये तो सिर्फ एक औषधीय पौधा है, इतनी कीमत क्या जरूरी है? तियान मन ही मन हिसाब लगाने लगी। उसका महीना भर का खर्च 100 निम्न स्तर की मुद्रा और 2000 उच्च स्तर की मुद्रा, 20,000 गुना, उसे 2000 साल लग जाएं। भैया, तियान ने मन में सोचा, आपके पास इतनी मुद्रा है और मुझे फिर भी कम खर्च करने को कहते हो? करण ने उसकी सोच पढ़ ली। चिंता मत करो, उसने तुरंत कहा। भैया ने कभी तुम्हारी मुद्रा रोकी है? बाद में मैं तुम्हें 2 उच्च स्तर की मुद्रा दूंगा। सच? तियान की आंखें चमक उठीं। 2 उच्च स्तर की मुद्रा, यानी 20,000 निम्न स्तर की मुद्रा। मुझे पता था। वह खुशी से बोली, मेरा भाई दुनिया में सबसे अच्छा है। करण ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। अभी तो भैया की बुराई करने वाली थी। उसने छेड़ा,
इतनी जल्दी पलट गई। नीलामी हॉल में हवा और भी भारी हो गई थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 207 आमने सामने। कहाँ? त्यानतियान ने नखरे से कहा, करण की बाँह पकड़ते हुए। मैं तो कह रही थी, मेरा भाई सबसे सुंदर है। 2000 उच्च स्तर की मुद्रा में बिक गया। नीचे से मंच की आकर्षक स्त्री की आवाज़ गूंजी, जिसने औपचारिक रूप से घोषणा कर दी। 7वें स्तर का वह औषधीय पौधा अब करण का हो चुका था। पूरे नीलामी गृह में एक साथ हलचल मच गई। 100 से शुरू होकर 2000 तक पहुंचना, 20 गुना उछाल, ये सच में बहुत दुर्लभ था। महोदय, दरवाजे के बाहर दासी की आवाज़ आई, आपका औषधीय पौधा ले आई हूँ। करण ने हल्के से कहा, अंदर आओ। वह जानता था ये जल्दी इसलिए नहीं थी कि उन्हें भुगतान पर शक था, बल्कि इसलिए कि सामने वाला उसकी हैसियत समझ चुका था। मेज पर रख दो, करण ने आदेश दिया। दासी ने आदर से पौधा रखा। तभी मेज पर 2000 उच्च स्तर की मुद्रा प्रकट हो गईं। महोदय, दासी ने झुककर कहा, राशि पूरी है। आपके लिए कुछ चाय और नाश्ता भी रख दिया गया है। आप आराम से नीलामी जारी रख सकते हैं। वह पीछे हट गई। आगे की वस्तुएं करण की रुचि की नहीं थीं। वह उबासी लेने लगा। नीचे मंच की स्त्री बार बार उसके कक्ष की ओर देख रही थी, मानो उम्मीद हो कि वह फिर बोली लगाए। लोमड़ी, त्यानतियान ने सीधे कह दिया। करण हंसा और उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरी त्यानतियान सबसे सुंदर है, उसने मजाक किया। तुमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पता नहीं भविष्य में कौन सा खुशकिस्मत तुम्हें पाएगा। सच, त्यानतियान खुशी से बोली। तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी, हमेशा भैया के साथ रहूंगी। मुझे नहीं चाहिए, करण ने जानबूझकर कहा। हट, त्यानतियान ने गुस्से से उसकी बाँह पर हल्का मुक्का मारा। भैया सबसे बुरे हैं। जुए वुया ये सब देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए ईर्ष्या झलकी, फिर गायब हो गई। तभी अगली नीलामी वस्तु, मंच की स्त्री ने कहा, एक साधना पद्धति है, धरती स्तर की निम्न श्रेणी की साधना, उज्ज्वल सूर्य विधि। जिस परिवार को रुचि हो तैयार रहे। नीचे बैठे कई परिवार तुरंत सतर्क हो गए। करण ने एक नज़र डाली और समझ गया, यही आज की असली चर्चित वस्तु थी। उसने धीमी सांस ली। जानकारी की अब भी कमी है, वह मन ही मन सोचने लगा। अगर सही सूचना जाल होता तो मुझे खुद नीलामी में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और बाकी औषधीय पौधे एक एक करके ढूंढना बहुत समय लेगा। उसकी आंखों में दृढ़ता उभरी। संस्था के विस्तार के बाद सबसे पहले सूचना तंत्र बनाना होगा। मेरी औषधियाँ, उच्च स्तर की साधनाएं और जुए वुया, इनके साथ ये जल्दी साकार होगा। नीचे बोलियां तेजी से बढ़ रही थीं। कुछ ही पलों में वह साधना पद्धति 5000 उच्च स्तर की मुद्रा तक पहुंच गई। करण ने सिर हिलाया। चलो, उसने कहा, अब यहाँ देखने लायक कुछ नहीं बचेगा। तीनों उठ खड़े हुए और बाहर की ओर बढ़े। जैसे ही करण ने अपने कक्ष का दरवाज़ा खोला, उसी क्षण बगल वाले कक्ष का दरवाज़ा भी खुला। एक मध्य आयु व्यक्ति गंभीर चेहरे के साथ बाहर निकला। दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराईं। हवा अचानक भारी हो गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 208 पहली टकराहट। मध्य आयु व्यक्ति का चेहरा देखकर करण की भौहें सिकुड़ गईं। क्या सच में मुसीबत लेने आया है? जैसा अंदेशा था, वह आदमी सीधे करण के सामने आकर कड़वे स्वर में बोला, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हमारे साथ औषधीय पौधे के लिए बोली लगाने की हिम्मत कैसे हुई? करण ने उसे ठंडी नज़र से देखा और सपाट स्वर में कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन सी किस्म के कुत्ते हो, लेकिन कुत्ता चाहे किसी भी नस्ल का हो, मेरे सामने से गायब हो जाओ। कुत्ता, हा हा हा। मध्य आयु व्यक्ति जोर से हंसा। झांग परिवार को कुत्ता कहने की हिम्मत करने वाला तू पहला है। अच्छा, अब सुन, औषधीय पौधा हमें सौंप दो। ऐसा करोगे तो पूरा शव बचेगा, वरना क्या? जुए वुया एक कदम आगे बढ़ा। उसके हाथ में
आभा सघन होने लगी, मानो अगले ही पल वार होने वाला हो। लेकिन तभी मध्य आयु व्यक्ति के पीछे खड़ा एक बूढ़ा आदमी अचानक आगे आया। उसने उसे जोर से पकड़ लिया। गलतफहमी है, सब गलतफहमी है, वह घबराए स्वर में बोला। हम ही कुत्ते हैं, हम जा रहे हैं, अभी जाते हैं। कहते ही वह बूढ़ा और मध्य आयु व्यक्ति लगभग भागते हुए नीलामी गृह से निकल गए। पूरा दृश्य अजीब सा लग रहा था। नीलामी गृह से बाहर निकलकर तीनों सीधे हुआयु द्वार की ओर बढ़े। झांग परिवार वाकई ठीक नहीं है, जुएबुया ने चलते हुए कहा। करण ने सिर हिलाया। संभव है, गु परिवार पर्दे के पीछे से सब देख रहा हो। वे चाहते होंगे कि हम झांग परिवार से टकरा जाएं। नीलामी गृह गु परिवार का था। अगर वे चाहते तो पहले ही रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ये साफ संकेत था, वे आग में घी डालना चाहते थे। लेकिन करण और जुएबुया इतने मूर्ख नहीं थे कि किसी के हाथ का हथियार बन जाएं। अपनी ताकत दिखा दी गई थी और झांग परिवार खुद ही पीछे हट गया। लगता है चेन्यांग शहर आने वाले समय में काफी दिलचस्प होगा। जुएबुया मुस्कुराया। हाँ, करण ने भी मुस्कुराकर कहा, लेकिन जब तक हमें कोई नहीं छेड़ता तब तक हमें फर्क नहीं पड़ता कि शहर में कितनी हलचल है। बात करते करते हुआयु द्वार आ चुका था। वाह, तियान उत्साह से बोली, यहाँ तो इतने सारे घर बन गए हैं, और देखो इतने लोग अभ्यास कर रहे हैं। भैया, उसने अचानक कहा, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। यहीं नहीं, करण ने तुरंत मना कर दिया। तुम एक दिन भी घर नहीं गई हो। अगर वापस नहीं गई तो माँ पिताजी परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तियान ने थोड़ा उदास होकर कहा। उसी समय कुछ किशोर आपस में फुसफुसाने लगे। क्या वो गुरु की बहन है? इतनी छोटी और कितनी सुंदर भी। करण इस समय बुजुर्ग के रूप में था, जबकि तियान एक सुंदर युवती। इसलिए सबकी जिज्ञासा स्वाभाविक थी, लेकिन गुरु का डर इतना था कि थोड़ी देर बाद सब चुप हो गए और सम्मान से बोले, गुरु को प्रणाम। करण ने सिर हिलाया। सभी को अभ्यास मैदान में इकट्ठा करो, उसने कहा। मुझे कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। अभ्यास मैदान में सब इकट्ठा हों। अभ्यास मैदान में सब इकट्ठा हों। किशोर जोर जोर से आवाज लगाने लगे। करण ने थोड़ा असहज होकर कहा, हंसी मत उड़ाना, ये लोग अभी कच्चे हैं। जुएबुया हंस पड़ा। समझ सकता हूँ, उसने कहा। नया द्वार है, उम्मीदें भी धीरे धीरे बढ़ेंगी। तुम जैसे व्यक्ति के रहते ये द्वार देर सबेर पूरे महाद्वीप में नाम करेगा। हुआयु द्वार में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 209 हुआयु द्वार का आधार। कुछ ही देर में सभी शिष्य अभ्यास मैदान में इकट्ठा हो चुके थे। करण और जुएबुया ऊंचे मंच पर खड़े थे। नीचे खड़े सभी किशोरों के चेहरे पर जोश और उत्साह साफ झलक रहा था। करण ने एक नज़र सब पर डाली, संतोष से सिर हिलाया और ऊंची आवाज में बोला, आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हुआयु द्वार के नियम। उसका स्वर गंभीर हो गया। हमारा हुआयु द्वार एक नियमित और अनुशासित संस्था है। भविष्य में हम पूरे महाद्वीप में अपना नाम बनाएंगे, लेकिन याद रखो, बिना नियम कोई संस्था नहीं चलती। इसलिए आने वाले समय में सबसे पहली चीज जो तुम सीखोगे वह है संस्था के नियम। उसने अपने पास खड़े जुएबुया की ओर इशारा किया। ये हैं हमारे हुआयु द्वार के बुजुर्ग। अब से संस्था के सभी कार्यों में तुम इन्हीं की बात मानोगे। समझे? नीचे से एक साथ आवाज गूंजी। हालांकि कई शिष्य जुएबुया को उत्सुकता से देख रहे थे। इतने युवा और सीधे बुजुर्ग। करण ने बात आगे बढ़ाई। मैं आने वाले समय में बहुत व्यस्त रहने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खुद अभ्यास नहीं सिखा पाऊंगा। अब से तुम्हारी सारी साधना बुजुर्ग जुएबुया तुम्हें सिखाएंगे। पूरी लगन से सीखना, खुद को निराश मत करना। फिर उसने हाथ हिलाया। आज के लिए इतना ही, अब सब अभ्यास पर लौट जाओ। घोषणा पूरी होते ही शिष्य तेजी से
इधर उधर फैल गए। इसके बाद करण और जुएवुया एक सुंदर मंडप में आए। वरिष्ठ शिष्य यांगशु भी उनके पीछे पीछे आया। करण ने यांगशु की ओर देखा और कहा, यांगशु, आगे से बुजुर्ग तुम्हें सीधे मार्गदर्शन देंगे। एक वुज़ोंग स्तर का तलवार प्रतिभाशाली तुम्हें सिखा रहा है। ये तुम्हारा सौभाग्य है। मन लगाकर सीखना। यांगशु तुरंत आगे बढ़ा और आदर से बोला, जी गुरु। शिष्य यांगशु बुजुर्ग को प्रणाम करता है। करण ने हाथ हिलाया, जाओ, मुझे बुजुर्ग से कुछ बातें करनी हैं। यांगशु आदरपूर्वक वहां से चला गया। उसके मन में खुशी भरी थी। संस्था में एक वुज़ोंग का जुड़ना ये हुआयू द्वार के लिए बहुत बड़ी बात थी। मंडप में अब सिर्फ करण और जुएवुया थे। करण ने सीधे विषय पर आते हुए कहा, आगे कुछ समय तक मुझे काफी औषधियां बनानी होंगी। संस्था का दैनिक प्रबंधन मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए अब से ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये शिष्य अभी बहुत कच्चे हैं, थोड़ा सख्त रहकर इन्हें अनुशासन सिखाना पड़ेगा। जुएवुया बिल्कुल सहज था, कोई समस्या नहीं। उसने कहा, साफ कागज सबसे अच्छा होता है लिखने के लिए। इन शिष्यों ने अभी किसी संस्था की असल शिक्षा नहीं देखी, इसलिए इन्हें सही दिशा में आसानी से ढाला जा सकता है। करण मुस्कुराया, तुमने ये कहा तो मुझे पूरी तसल्ली हो गई। फिर उसने एक स्पेस रिंग जुएवुया की ओर बढ़ाई। वैसे इसमें कुछ औषधियां हैं, तुम इन्हें शिष्यों में बांट देना। जुएवुया ने रिंग ले ली और जिज्ञासा से अपनी चेतना उसमें डाली। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। उसने एक जैड की बोतल निकाली, ढक्कन खोला, अंदर औषधियां भरी थीं और सब पूर्ण गुणवत्ता की। ये जुएवुया ने हैरानी से पूछा, क्या इस रिंग में रखी सारी बोतलों में औषधियां हैं? हाँ, करण ने साधारण लहजे में कहा, ये सब शिष्यों की नींव मजबूत करने के लिए हैं। साधारण औषधियां हैं, ज्यादा कीमती नहीं, साधारण। जुएवुया का दिमाग सुन्न हो गया। पूर्ण गुणवत्ता की औषधियां और साधारण, इनकी संख्या? उसने अनायास पूछा। ज्यादा नहीं, करण मुस्कुराया, 10,000 से थोड़ी ज्यादा। यह एक दिन के लिए शिष्यों की मात्रा है, आगे भी औषधियां आती रहेंगी। 10,000 एक दिन की? जुएवुया पूरी तरह स्तब्ध रह गया। इतनी औषधियां रोज? ये तो सपने में भी किसी संस्था ने सोचा नहीं होगा। उसने गहरी सांस ली। हुआयू द्वार अब सच में साधारण संस्था नहीं रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 210 औषधि देवता की विलासिता। करण ने हल्की सी सांस ली और कहा, कोई और रास्ता नहीं है। अगर ऐसा न किया जाए तो ये शिष्य बहुत धीरे बढ़ेंगे और मैं औषधि देवता हूँ। अगर मेरे शिष्य धीरे धीरे आगे बढ़ें तो यह मेरे लिए भी शर्म की बात होगी। ये कहते हुए उसने एक और जैड की बोतल निकाली और जुएवुया की ओर बढ़ा दी। ये तुम्हारे लिए है, चौथे स्तर की शरीर शोधन औषधियां। सामान्य अभ्यास के लिए अभी चौथे स्तर की औषधीय वनस्पतियां ज्यादा नहीं मिल रहीं। जब मैं और इकट्ठा कर लूंगा तो तुम्हारे लिए खुद और बना दूंगा। असल में इस बार चेन्यांग शहर में वह चौथे स्तर की लिंगजी खरीदना भूल गया था। इस जैड बोतल में रखी औषधियां उसका आखिरी भंडार थीं। जुएवुया ने बोतल ली, ढक्कन खोला और फिर उसकी सांस अटक गई। चौथे स्तर की शरीर शोधन औषधियां, और वो भी पूर्ण गुणवत्ता की। करण, उसने तुरंत बोतल वापस बढ़ाई। ये बहुत ज्यादा कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। करण ने हाथ हिलाकर बिल्कुल सहजता से कहा, ले लो, इतना औपचारिक मत बनो। तुम मुझे नहीं जानते, मैं औषधि देवता हूँ। मेरे लिए सिर्फ चौथे स्तर की औषधि किसी गिनती में नहीं आती। लेकिन जुएवुया बुदबुदाया, ये तो पूर्ण गुणवत्ता की चौथे स्तर की औषधियां हैं। साधारण औषधियों से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। करण हंस पड़ा, यही तो समस्या है। मेरे लिए अगर कोई अधूरी औषधि बन जाए तो मुझे जानबूझकर गलती करनी पड़ती है, वरना सब अपने आप पूर्ण ही बन जाती हैं। काफी झंझट है। जुएवुया सच में निःशब्द हो गया। 10,000 पूर्ण गुणवत्ता की औषधियां
रोज का उपयोग, और अब चौथे स्तर की औषधियाँ ऐसे ही बांटी जा रही थीं। ऐसा विलास सिर्फ एक औषधि देवता ही कर सकता था। जब उसने बोतल स्वीकार कर ली तो करण ने संतोष से सिर हिलाया। यह इस बात का संकेत था कि जुएवुया उसे सच में अपना मान चुका है। तभी करण को कुछ और याद आया। उसने हाथ हिलाया और पत्थर की मेज पर कई जैड की बोतलें प्रकट हो गईं। ये जुएवुया चौंका। अभी तो तुमने इतना कुछ दिया, अब ये और क्या है? खोलो, करण ने मुस्कराकर कहा। जुएवुया ने एक बोतल खोली और एक औषधि निकाली, पूरी तरह सफेद, उस पर एक भी रेखा नहीं। ये तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। साधारण औषधि, करण बोला, इसीलिए ये खास है। इन औषधियों को बनाने के लिए मुझे भी किस्मत चाहिए। ये बेहद दुर्लभ हैं। तुम्हें भी किस्मत पर निर्भर होना पड़ता है। जुएवुया और हैरान हो गया। करण ने धीरे से समझाया, इस औषधि का प्रभाव बहुत खास है। यह किसी भी अवरोध को नजरअंदाज कर योद्धा की साधना सीधे बढ़ा सकती है, अधिकतम 9 स्तर तक। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी योद्धा इसे जीवन में सिर्फ 3 बार ही ले सकता है, और लगातार नहीं। जुएवुया ने सावधानी से औषधि वापस जेड बोतल में रख दी। तो फिर इसका स्तर क्या है? उसने पूछा। करण ने कंधे उचका दिए। कोई तय स्तर नहीं। अगर जबरदस्ती कहूं तो इसे पहले स्तर की औषधि कह सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत साधारण पहले स्तर की औषधियों से हजारों गुना ज्यादा है। यहाँ तक कि पूर्ण गुणवत्ता की शोधन औषधि भी इसके सामने कुछ नहीं। जुएवुया धीरे से सिर हिलाने लगा। सच में, ये औषधि सिर्फ की शोधन चरण में काम आती है, इसलिए स्तर भले कम हो, लेकिन उसका मूल्य अमूल्य था। हुआयू द्वार में अब सिर्फ साधना नहीं, चमत्कार भी जन्म ले रहे थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 211, भाई का फैसला। करण ने गहरी आवाज में कहा, मुझे पूरा विश्वास है, इन औषधियों की मदद से ये सभी किशोर बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। जुएवुया के पास कहने को कुछ था ही नहीं। असीमित मात्रा में पूर्ण स्तरीय औषधियाँ, स्वर्ग स्तरीय उच्च कोटि की साधना विधियाँ, स्वर्ग स्तरीय तलवार कला, और ऊपर से उस जैसा वुज़ोंग गुरु। अगर ऐसे में भी शिष्य धीरे बढ़ें तो वह सच में अयोग्यता होगी। कुछ सोचने के बाद करण ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने एक और फैसला किया है। मैं अपनी बहन को यहाँ साधना के लिए भेजूंगा। जुएवुया चौंक गया। किंग? करण ने सिर हिलाया। किन परिवार में उसके साथ खेलने वाले कोई हम उम्र बच्चे नहीं हैं, और वह अक्सर साधना से बचने की कोशिश करती है। लेकिन ये दुनिया बहुत निर्दयी है। मैं उसे जिंदगी भर अपने साए में नहीं रख सकता। एक दिन उसे भी अपना जीवन चुनना होगा। अगर वह कभी विवाह करे तो कम से कम उसके पास अपनी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। करण के शब्द शांत थे, लेकिन भीतर भारीपन था। वह जानता था, बहन को हमेशा बच्ची बनाए रखना असल में उसे कमजोर बनाना था। इसीलिए वह उसे ज़ियुन पर्वत ले गया था, ताकि वह समझ सके कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक वार बीस्ट नहीं, इंसान होते हैं। क्या तुमने पूरी तरह तय कर लिया है? जुएवुया ने पूछा। वह समझता था, जिस बहन को करण अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, उससे दूर करने का फैसला कितना कठिन होगा। हाँ, करण ने बिना हिचक कहा, यहाँ तुम्हारे पास मैं निश्चिंत रहूंगा, और मैं उसे हमेशा के लिए नहीं छोड़ रहा। अक्सर मिल सकता हूँ। जुएवुया ने धीरे से सिर हिलाया। अभी नहीं, करण ने आगे कहा, जब ये शिष्य योद्धा स्तर तक पहुंच जाएंगे तभी किंग को भेजूंगा। अभी उसका स्तर इनसे ज्यादा है। साथ में साधना उचित नहीं होगी। फिर उसे कुछ याद आया। ये लो, करण ने एक ग्रंथ उसकी ओर बढ़ाया। स्वर्णकाय पंख परिवर्तन सूत्र, वुज़ोंग से पहले तक की पूरी साधना विधि इसमें है। जुएवुया ने ग्रंथ को बहुत सावधानी से लिया। कुछ देर बाद ल्यूचेन की सड़कों पर करण और किंग साथ चल रहे थे। रास्ते में जो भी उन्हें देखता स्वतः ही आदर से अभिवादन करता। अब ल्यूचेंग में किन परिवार का दबदबा पूरी तरह स्थापित हो चुका था। 2 छोटे परिवारों के नष्ट होने के बाद
कोई भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं करता था। शहर प्रभु निवास के बाहर दोनों रुके। युवा स्वामी मिस द्वारपालों ने सम्मान से झुककर कहा, पिताजी अंदर हैं। करण ने पूछा, जी, आज बाहर नहीं गए? किंग दौड़ती हुई अंदर चली गई। करण मुस्कुराया और सीधे पिता के अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ा। पिताजी, पुत्र प्रणाम करता है, आओ। अंदर से गंभीर लेकिन स्नेहभरी आवाज आई। मिंग लौट आया। किन युआन मुस्कराए। चेन्यांग शहर कैसा लगा? काफी रोचक। करण हंसा। सबसे दिलचस्प यह है, कीकू और झांग परिवार अब खुले तौर पर एक दूसरे के विरोध में आ गए हैं। मुझे लगता है कुछ ही समय में चेन्यांग शहर हिल जाएगा। किन युआन ने सिर हिलाया। ये तो तय था। पहले 3 परिवार थे तो संतुलन बना रहता था। अब सीमा परिवार के बिना दोनों में से कोई भी दूसरे को सहन नहीं करेगा। करण की आंखों में गहराई आ गई। हर कोई चेन्यांग का अधिपति बनना चाहता है, और जहां सत्ता की चाह होती है वहां युद्ध अवश्य होता है। कमरे में एक पल का मौन छा गया। एक ऐसा मौन जो आने वाले तूफान का संकेत था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आगे क्या? चेन्यांग शहर युद्ध की आग में जलेगा। और क्या किन परिवार इस उथल पुथल से अछूता रह पाएगा? हेडफोन आगे की कहानी सुनने के लिए उंगली से दाहिनी ओर इशारा मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी को फॉलो करें। अध्याय 212 पिता का सहारा। करण ने आगे कहा, लेकिन इन सब का हमारे किन परिवार से कोई लेना देना नहीं है, जब तक वे हमारे परिवार को प्रभावित नहीं करते। चेन्यांग में जो चाहे हंगामा करे। ये सुनते ही पिता अचानक गंभीर हो गए। धन्यवाद, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। पिताजी। करण चौंका। आप अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए? पिता ने गहरी सांस ली। अगर तुम न होते तो किन युआन जिंदगी भर नगर शासक नहीं बन पाता। किन परिवार भी ल्यूचेंग का अधिपति कभी नहीं बनता। सच कहूं तो आज मैं जहां खड़ा हूं वह सब तुम्हारी वजह से है। करण हंस पड़ा। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? हम एक ही परिवार हैं। आपका सम्मान मेरा सम्मान है। किन परिवार को आगे बढ़ाना अपने ही भविष्य को मजबूत करना है। पिता ने धीरे से सिर हिलाया। भले ही करण ऐसा कहे, लेकिन कौन सा बेटा अपने पिता को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है? इसीलिए ये धन्यवाद दिल से निकला था। थोड़ी देर बाद करण ने बात बदली। पिताजी, मैं चाहता हूं कि तियान कुछ समय के लिए एक जगह जाकर साधना करे। वह घर में हमेशा ऊब जाती है और अभ्यास में ढील देती रहती है। मैं चाहता हूं कि उसे बेहतर माहौल मिले। ये बात जरूरी थी। बिना पिता की अनुमति यह फैसला नहीं लिया जा सकता था। ठीक है, पिता ने बिना सोचे कहा। आप सीधे मान गए। करण हैरान रह गया। वह तो कई बहाने सोच कर आया था। पिता हंस दिए। मुझे भरोसा है कि तुम अपनी बहन से मुझसे कम प्रेम नहीं करते। अगर तुमने यह फैसला लिया है तो मुझे चिंता नहीं। बस इतना ध्यान रखना, वह बीच बीच में घर आती रहे। तुम्हारी माँ उसे बहुत याद करेगी। बिल्कुल, करण मुस्कुराया। मैं उसे कहीं दूर नहीं भेज रहा। पिता का स्वर और गंभीर हो गया। मिंग, मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत से रहस्य हैं। अगर तुम नहीं बताते तो जरूर तुम्हारे अपने कारण होंगे। मैं नहीं पूछूंगा। तुम बड़े हो चुके हो। अपने फैसलों की जिम्मेदारी तुम खुद समझते हो। लेकिन याद रखना, अगर कभी कोई समस्या ऐसी आए जिसे तुम अकेले हल न कर सको तो अपने पिता के पास आना। मैं तुम्हारा सहारा हूँ। हाँ पिताजी। करण की आवाज़ थोड़ी भर्रा गई। समय चुपचाप बीता। गर्मी गई, पतझड़ आया, और देखते देखते कड़ी सर्दी पड़ गई। भारी बर्फ आंगन को ढक रही थी। खिड़की से बाहर देखते हुए करण को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। पिछली बार पिता से अध्ययन कक्ष में बात किए 6 महीने बीत चुके थे। इन 6 महीनों में पूरा किन परिवार जैसे बदल गया था। ल्यूचेंग ने पूरी तरह किन परिवार को स्वीकार कर लिया था। शहर का व्यापार तेजी से बढ़ा। दूर दूर से योद्धा आने लगे। यहाँ की औषधियाँ चेन्यांग से बेहतर थीं और सस्ती भी, हालांकि सीमित मात्रा में बिकती थीं। इसी वजह से ल्यूचेंग का नाम तेजी से फैल गया। किन परिवार की स्थिति और भी मजबूत हो गई।
दो बुजुर्ग सफलतापूर्वक महामार्शल स्तर पर पहुंच गए। पिता की शक्ति 5वें महामार्शल स्तर तक पहुंच चुकी थी। इस गति से 9वें स्तर तक पहुंचना सिर्फ समय की बात थी। फिर वुज़ोंग स्तर और पूरा किन परिवार एक नई ऊंचाई पर होगा। अजीब बात यह थी कि सबसे धीमी प्रगति करण की ही थी। वह अब भी मार्शल स्तर पर था, जबकि परिवार के कई युवा उसके करीब पहुंचने लगे थे। तभी पीछे से एक युवक आया। स्वामी, उसने सम्मान से कहा, आज ल्यूचेंग में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया है। ये युवक किन परिवार की एक उपपत्नी का पुत्र था। नाम किन शाओजुन, वही जो करण से औषधि विद्या सीखता था। करण की आंखें हल्की सी चमक उठीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ये संदिग्ध व्यक्ति कौन है? क्या शांति के बीच कोई नया तूफान ल्यूचेंग की ओर बढ़ रहा है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 213 ठंडी नज़र वाला मेहमान। आज का किन शाओजुन 6 महीने पहले वाला किन शाओजुन नहीं रहा था। चाहे सोच हो या ताकत, दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। किस तरह का संदिग्ध व्यक्ति है? करण ने पूछा। अब किन शाओजुन किन परिवार में करण का सबसे भरोसेमंद छोटा भाई था। ल्यूचेंग की निगरानी से जुड़े सामान्य काम अक्सर उसी के हाथ में होते थे। किन परिवार के पूरे ल्यूचेंग पर नियंत्रण के बाद करण ने एक गुप्त सूचना तंत्र खड़ा कर दिया था। बाहरी लोगों की हर गतिविधि उसकी नज़रों में रहती थी। मुझे लगता है वह योद्धा बहुत शक्तिशाली है, किन शाओजुन ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी आंखें बहुत डरावनी हैं और उसके शरीर से अजीब सी निर्दय आभा निकलती है। निर्दय? करण ने भौहें चढ़ाईं। किस तरह की? किन शाओजुन कुछ पल सोचता रहा। ऐसा लगता है जैसे वह इंसानों को जानवर समझता हो। जीवन के लिए कोई सम्मान नहीं, मानो वह शब्द नहीं ढूंढ पा रहा था। करण ने शांत स्वर में कहा, मानो इंसानी जान उसके लिए तिनके के बराबर हो। हाँ, बिल्कुल वही। किन शाओजुन तुरंत बोला। जब उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में जरा सी भी भावना नहीं थी। मैं किसी इंसान की तरह नहीं, किसी निर्जीव चीज की तरह देखा गया। ऐसा इंसान मैंने पहली बार देखा है। करण हल्के से मुस्कुराया। ठीक है, मैं समझ गया। पूरा ल्यूचेंग हमारे नियंत्रण में है। वह कुछ नहीं कर पाएगा। बस उस पर नजर बनाए रखो। यही ल्यूचेंग के अधिपति होने का फायदा था। कोई भी अनजान व्यक्ति किन परिवार की नजरों से बच नहीं सकता था। शाम ढलते ही करण एक सराय के सामने पहुंचा। उसके साथ किन शाओजुन था। यही सराय है? करण ने पूछा। हाँ, किन शाओजुन ने सिर हिलाया। वह आदमी यहीं ठहरा है। योजना के मुताबिक चलेंगे, करण ने कहा। किन शाओजुन थोड़ा चिंतित हुआ। स्वामी, क्या मैं परिवार से कुछ और लोगों को बुला लूं? वह योद्धा सच में खतरनाक लगता है। करण ने उसके कंधे पर हल्की थपकी दी। चिंता मत करो, तुम्हारा युवा स्वामी संभाल लेगा। नगर शासक भवन पास ही है। कुछ भी गड़बड़ हुई बस आवाज लगा देना। ठीक है। किन शाओजुन ने सिर झुका दिया। अगले ही पल वह जोर से चिल्लाया, चोर, चोर पकड़ा गया। चोर इसी सराय में घुसा है। सब लोग तलाशी लो, इसे पकड़ना ही होगा। हाँ, शहर के सिपाही और कुछ किन परिवार के लोग जो भेष में थे एक साथ बोले। सराय में अफरा तफरी मच गई। मेहमानों को दूसरी सरायों में भेजा गया। इसी बीच करण सीधे उस संदिग्ध योद्धा के कमरे की ओर बढ़ा। ठक ठक, नगर प्रहरी, करण ने कहा। जांच के आदेश हैं, दरवाजा खोलिए। कुछ क्षण बाद दरवाजा खुला। काले वस्त्रों में एक आदमी सामने खड़ा था। जैसे ही उसकी आंखें करण से मिलीं, करण का दिल हल्का सा कांप उठा। गलत नहीं था। वही ठंडी बेरहम नजर, वही बिच्छू जैसी निर्दय आभा। करण ने तुरंत महसूस किया, ये व्यक्ति आत्मिक योद्धा स्तर का है। उसके मन में एक ठंडी सांस दौड़ गई। पिछली बार महामार्शल भेजा गया था, इस बार सीधे आत्मिक योद्धा। इतनी ताकत सिर्फ एक छोटे से किन परिवार के लिए साफ था। पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं थी, लेकिन अफसोस उनका सामना करण से हुआ था और आज यह आदमी जिंदा नहीं बचेगा। करण ने कमरे में एक नज़र घुमाई।
और शांत स्वर में कहा, यहाँ कोई चोर नहीं है, आप आराम कीजिए, लेकिन रात में बाहर न निकलें। इन दिनों लियू चेंग थोड़ा खतरनाक है। काले कपड़ों वाला व्यक्ति बिना कुछ बोले पीछे हटा। दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया। दरवाजे के बाहर खड़े करण की आंखों में ठंडी चमक थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ये रहस्यमय योद्धा किस संगठन से है और क्यों? उसका लक्ष्य किन परिवार बन रहा है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 214 पहले वार का लाभ। पूरा लियू चेंग किन परिवार के नियंत्रण में आने के बाद सुरक्षा कई गुना बढ़ गई थी। अगर यह आदमी चुपचाप वार करता तो भले ही करण उसे रोक लेता, किन परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ता। तुम लोग अभी आसपास के सभी लोगों को निकालो। करण ने पास खड़े नगर प्रहरी से आदेश दिया। कह दो कि लियू चेंग में एक पागल हत्यारा घुस आया है। सब लोग तुरंत इलाका छोड़ दें। जी स्वामी। नगर प्रहरी ने तुरंत आदेश मान लिया और लोगों को हटाने की तैयारी में लग गया। शाओजुन, करण ने गंभीर स्वर में कहा, अभी गुरु नील को सूचना दो। उन्हें तुरंत यहाँ आना चाहिए। किन शाओजुन का चेहरा और गंभीर हो गया। इतनी बड़ी व्यवस्था देखकर उसे भी समझ आ गया था, ये दुश्मन साधारण नहीं है। जी, मैं अभी जाता हूँ। कहते ही वह तेजी से निकल गया। कुछ ही देर में औषधि कक्ष से गुरु नील जल्दी जल्दी पहुंच गए। करण, क्या हुआ? उन्होंने आते ही पूछा। करण ने बिना घुमाए कहा, ऊपर एक शक्तिशाली दुश्मन है। लक्ष्य किन परिवार है, मैं उससे निपट सकता हूँ, लेकिन एहतियात के तौर पर आपको बुलाया है। गुरु नील का चेहरा गंभीर हो गया। वह जानता था, अगर करण खुद कह रहा है कि दुश्मन शक्तिशाली है तो मामला हल्का नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं वह औषधि ले लूंगा, गुरु नील ने कहा। करण ने तुरंत हाथ उठाकर रोका। नहीं, वह औषधि नहीं, उससे आपके शरीर का विष और बिगड़ जाएगा। दूसरी औषधियाँ अभी पूरी नहीं हुई हैं। वह औषधि गुरु नील को अस्थायी रूप से अत्यंत शक्तिशाली बना सकती थी, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। चिंता मत कीजिए, करण ने गहरी आवाज में कहा, मुझे पूरा भरोसा है। उसी समय एक नगर प्रहरी दौड़ता हुआ आया। स्वामी, आसपास के सभी लोग हटा दिए गए हैं। अच्छा, करण ने सिर हिलाया। पूरे क्षेत्र को घेर लो, कोई अंदर न आए। अब यह इलाका सिर्फ युद्ध के लिए था। गुरु नील को बुलाने का एक ही उद्देश्य था, अगर कुछ अनहोनी हो तो वह संभाल सकें। और सबसे अहम बात, करण अपनी असली ताकत दुनिया के सामने पूरी तरह उजागर नहीं करना चाहता था। सबके हट जाने के बाद करण ने सराय की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई हिचक नहीं थी। औषधि देव का शरीर पूर्ण सक्रिय। एक ही क्षण में उसकी आभा बदल गई। 9वें स्तर के योद्धा से सीधे 5वें स्तर के आत्मिक योद्धा तक यह उसकी पूरी शक्ति थी। सराय के कमरे के भीतर काले कपड़ों वाला आदमी इस आभा को महसूस करते ही चौंक गया। दरवाजा धड़ाम से खुला। कौन है? वह दहाड़ा, लेकिन जवाब देने से पहले ही करण हवा की तरह आगे बढ़ा। एक सीधा मुक्का सीधे चेहरे पर। धड़ाम। धृष्ट काले कपड़ों वाले आदमी ने गुस्से से चिल्लाया और पीछे हट गया। पहले वार का लाभ करण के हाथ में था। उसने एक पल भी मौका नहीं छोड़ा। लगातार प्रहार, मुंह के कदम, तेज, निर्दयी, बिना रुके। ये वही चाल थी, रैप्टर प्रहार। अब तक काले कपड़ों वाला आदमी सिर्फ पीछे हट रहा था। गरजते हुए आक्रमण के सामने उसे पलटकर वार करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। करण ने ये सारा इंतजाम इसी एक पल के लिए किया था, पहले वार का लाभ, और वह इसे जरा भी जाया नहीं करने वाला था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा किया। काले कपड़ों वाला यह आत्मिक योद्धा इस अचानक हमले से बच पाएगा, या लियू चेंग की शांति उसकी मौत की कीमत पर कायम रहेगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 215 निर्दय टक्कर। इस बार करण ने जरा भी हाथ नहीं रोका। ये दुश्मन पहले वालों से बिल्कुल अलग था। अगर उसने पूरी ताकत न लगाए तो मरने वाला वह खुद भी हो सकता था। काले कपड़ों वाला आदमी अब तक समझ भी नहीं पाया था कि हुआ क्या है, और करण का हमला उस पर टूट पड़ा। अचानक हुए इस भयानक आक्रमण से
उसका दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया, लेकिन वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने महत्वपूर्ण अंगों को बचाते हुए करण का वार झेला और उछलकर कमरे से बाहर सीधे सड़क पर जा गिरा। करण भी तुरंत बाहर आया। उसने देखा काले कपड़ों वाला आदमी खून थूक रहा था। इसी थोड़े से समय में उसने अपना हथियार निकाल लिया, एक सफेद सी जंजीर। वह जंजीर मानो इंसानी हड्डियों से जुड़ी हुई हो, अजीब और डरावनी। एक मुक्का झेल लिया। करण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, काफी मजबूत निकले। नीच, काले कपड़ों वाले आदमी ने थूकते हुए कहा। छिपकर हमला करने वाले हमसे क्या ही जीतेंगे। करण हंसा, तुम जैसे लोगों से निपटने के लिए यही तरीका ठीक है। वह जवाब देने ही वाला था कि करण एक कदम आगे बढ़ा। पल भर में वह सामने था। एक और मुक्का, सीधे वार। इस मुक्के में आत्मिक शक्ति उफान मार रही थी। उसकी भारी ताक देखकर काले कपड़ों वाले का चेहरा बदल गया। पहला मुक्का झेलते ही उसके भीतर के अंग हिल चुके थे। अब यह वार वह किसी भी कीमत पर नहीं लेना चाहता था। उसने तुरंत जंजीर आगे कर दी, रोकने के लिए। करण की आंखों में ठंडी चमक आई। मुक्का अचानक हथेली में बदला और वह सीधे जंजीर की ओर बढ़ा। पकड़ लिया। पहले का हमला सिर्फ छल था, असल निशाना दुश्मन का हथियार। ये देखकर काले कपड़ों वाला उल्टा हंस पड़ा। क्या तुम्हें लगता है मेरी जंजीर इतनी आसान है? उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। अपनी हथेली देखो, काली पड़ रही है ना? यह जहर हमारे स्वामी का है। वो वांग भी इसे झेल नहीं सकता। तुम जरूर मरोगे। सच में, करण ने बेपरवाही से कहा। उसने जंजीर सीधे अपने स्थान छल्ले में डाल दी और फिर दुश्मन की ओर बढ़ गया। कैसे? काले कपड़ों वाला सन रह गया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ। यह जहर तो वुवांग तक को मार सकता है। उसके भ्रम में पड़ते ही करण ने मौका नहीं छोड़ा। लगातार निर्दय प्रहार, हर वार घातक, हर चाल सीधे जान लेने वाली। हथियार के बिना काले कपड़ों वाला मानो दांतविहीन बाघ बन गया। पूरा नियंत्रण करण के हाथ में था। उसने इलाके का फायदा उठाते हुए दुश्मन को एक कोने में धकेल दिया। एक पल की चूक, धड़ाम, करण का मुक्का सीधे उसके सिर पर पड़ा। काला कपड़ा आदमी वहीं ढेर हो गया। करण कुछ पल उसे देखता रहा। अरे, मर तो नहीं गया? उसने बुदबुदाया। कुछ देर बाद उसने पास जाकर देखा। शरीर ठंडा हो चुका था। वह मर चुका था। करण ने नाक छूते हुए आह भरी। महामार्शल स्तर की ताकत से रैप्टर मुक्का चलाया। इतनी शक्ति होगी यह नहीं सोचा था। पहले पता होता तो थोड़ा हाथ रोक लेता, लेकिन यह सिर्फ कहने की बात थी। इतना खतरनाक दुश्मन उसके सामने कभी भी रियायत नहीं दी जा सकती थी। तभी गुरु नील तेजी से पहुंचे। करण, तुम ठीक तो हो? उन्होंने चिंता से पूछा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ये काला कपड़ा योद्धा किस शक्ति का हिस्सा था? और क्या उसका मरना किसी बड़े तूफान की शुरुआत है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 216, जहर से भरा निशान। मैं ठीक हूँ, करण ने गुरु नील से कहा, लेकिन ये काले कपड़ों वाला आदमी गलती से मेरे हाथों मारा गया। गलती से। गुरु नील एक पल के लिए निशब्द रह गए। यह आदमी आत्मिक योद्धा स्तर का था और करण कह रहा था गलती से। गुरु नील को पहले से अंदाजा था कि करण की शक्ति असाधारण है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह आत्मिक योद्धा स्तर तक पहुंच चुका होगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, करण ने कोई औषधि नहीं ली थी। यह उसकी वास्तविक शक्ति थी। आमतौर पर दो आत्मिक योद्धाओं की लड़ाई में हारने वाला भी भागने का मौका पा लेता है, लेकिन यह आदमी जिंदा निकलने का एक भी मौका नहीं पा सका। इसी दौरान करण ने तलाशी पूरी कर ली। उसके हाथ में एक अजीब सा टोकन था। टोकन काले रंग का था, ना पूरी तरह धातु, ना पूरी तरह पत्थर। एक ओर लोहे जैसा चिन्ह और दूसरी ओर जलते हुए बिच्छू का पैटर्न। यह क्या है? गुरु नील ने गंभीर स्वर में पूछा। करण ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, बस इतना जानता हूँ कि यही संगठन
किन परिवार को निशाना बना रहा है। पहले भी ऐसे टोकन वाले लोग आए थे और वे सब मेरे हाथों मारे गए। अचानक करण ने काले कपड़ों वाले आदमी के वस्त्र उतारने शुरू कर दिए। करण गुरु नील बोलने ही वाले थे कि उनकी नज़र उसकी पीठ पर चली गई। वहां ठीक वही जलता हुआ बिच्छू बना था, बिल्कुल वैसा ही जैसा टोकन पर। यह गुरु नील का चेहरा गंभीर हो गया। करण ने उस निशान को छूते हुए कहा, मुझे शक था और अब यकीन हो गया। गुरु नील ने भी जिज्ञासा में हल्का सा स्पर्श किया। अगले ही पल हाथ हटाए। करण चिल्लाया और तुरंत उनका हाथ झटक दिया। गुरु नील ने अपनी हथेली देखी, वह काली पड़ चुकी थी। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। वह वुवांग स्तर के योद्धा थे। सामान्य जहर उन पर असर ही नहीं करता, लेकिन सिर्फ एक स्पर्श में जहर चढ़ गया था। अगर करण ने समय पर न रोका होता, परिणाम भयानक होता। बहुत अजीब, गुरु नील ने गंभीर स्वर में कहा। उन्होंने तुरंत अपनी आत्मिक शक्ति से जहर को बाहर निकाला। कुछ ही देर में रंग सामान्य हो गया। सौभाग्य से समय रहते पता चल गया। अगर यह जहर हृदय तक पहुंच जाता तो मैं भी नहीं बचता। वुवान को मार सकने वाला जहर कम से कम 6ठे स्तर का था, और यह आदमी खुद ऐसा जहर अपने शरीर पर लिए घूम रहा था। ये सोचकर ही रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गुरु नील, करण ने टोकन बढ़ाते हुए पूछा, क्या आपने कभी इसे देखा है? गुरु नील ने बहुत सावधानी से टोकन देखा। काफी देर बाद उन्होंने सिर हिलाया, नहीं, मुझे कोई याद नहीं। ये टोकन मैंने पहली बार देखा है। करण ने मन ही मन सिर हिलाया। उसे पहले से यही उम्मीद थी। 10,000 वर्षों के अनुभव में उसने भी ऐसा चिन्ह कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद करण ने लाश की दोबारा तलाशी ली। कोई और काम की चीज नहीं मिली। ठीक है, उसने मन में सोचा, ये जगह सुरक्षित नहीं है। पहले सब समेट लेते हैं, बाद में जांच करेंगे। अगले ही पल काले कपड़ों वाले आदमी का शरीर, उसके वस्त्र और सारी चीजें करण के स्थान छल्ले में गायब हो गईं। रात की ठंडी हवा में करण की आंखें गंभीर चमक लिए थीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ये रहस्यमय संगठन आखिर है कौन और क्यों? वह किन परिवार के पीछे इस हद तक पड़ा हुआ है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 217 जहर का निशान। मैं ठीक हूँ, करण ने बगल में खड़े गुरु नील से कहा। बस ये काले कपड़ों वाला आदमी गलती से मेरे हाथों मारा गया, गलती से। गुरु नील एक पल को बिल्कुल चुप हो गए। यह आदमी आत्मिक योद्धा स्तर का था, और फिर भी गलती से। गुरु नील को पहले से अंदाजा था कि करण की शक्ति साधारण नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह आत्मिक योद्धा स्तर के शीर्ष तक पहुंच चुका होगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, करण ने कोई औषधि नहीं ली थी। यह उसकी खुद की वास्तविक शक्ति थी। आमतौर पर जब दो आत्मिक योद्धा लड़ते हैं तो हारने वाला भी किसी तरह भागने का मौका पा लेता है, लेकिन यह आदमी जिंदा बचने का एक भी अवसर नहीं पा सका। इसी बीच करण ने तलाशी पूरी कर ली। उसके हाथ में एक अजीब सा टोकन था। टोकन काले रंग का था, ना पूरी तरह धातु, ना पूरी तरह पत्थर। एक तरफ लोहे जैसा चिन्ह उकेरा था और दूसरी तरफ जलते हुए बिच्छू का निशान। यह क्या है? गुरु नील ने गंभीर स्वर में पूछा। करण ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, बस इतना जानता हूँ कि यही संगठन किन परिवार को निशाना बना रहा है। पहले भी इसी तरह के टोकन वाले लोग आए थे और वे सब मेरे हाथों मारे गए। अचानक करण ने काले कपड़ों वाले आदमी के वस्त्र उतारने शुरू कर दिए। करण, भले ही तुम्हें गुस्सा हो, गुरु नील बोल ही रहे थे कि उनकी नज़र उसकी पीठ पर चली गई। वहां ठीक वही जलता हुआ बिच्छू बना था, बिल्कुल वैसा ही जैसा टोकन पर। ये गुरु नील का चेहरा गंभीर हो गया। करण ने
उस निशान को छूते हुए कहा, मुझे पहले से शक था और अब यकीन हो गया। गुरु नील ने भी जिज्ञासा में हल्का सा स्पर्श किया। अगले ही पल हाथ हटाए, करण ने घबराकर कहा, और तुरंत उनका हाथ झटक दिया। गुरु नील ने अपनी हथेली देखी, वह काली पड़ चुकी थी। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। वह वुवांग स्तर के योद्धा थे। सामान्य जहर उन पर असर नहीं करता, लेकिन सिर्फ उस निशान को छूने से जहर चढ़ गया था। अगर करण ने समय रहते न रोका होता तो परिणाम भयानक होता। बहुत अजीब, गुरु नील ने गंभीर स्वर में कहा। उन्होंने तुरंत अपनी आत्मिक शक्ति से जहर को बाहर निकाला। कुछ ही देर में रंग सामान्य हो गया। सौभाग्य से समय रहते पता चल गया। अगर यह जहर हृदय तक पहुंच जाता तो मैं भी नहीं बचता। वुवान को मार सकने वाला जहर कम से कम 6ठे स्तर का था, और यह आदमी खुद ऐसा जहर अपने शरीर पर लिए घूम रहा था। सिर्फ ये सोचकर ही रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गुरु नील, करण ने टोकन आगे बढ़ाते हुए पूछा, क्या आपने कभी ऐसा टोकन देखा है? गुरु नील ने बहुत सावधानी से टोकन को देखा। काफी देर बाद उन्होंने सिर हिलाया, नहीं, मुझे कोई याद नहीं। ये टोकन मैंने पहली बार देखा है। करण ने मन ही मन सिर हिलाया। 10,000 वर्षों के अनुभव में उसने भी ऐसा चिन्ह कभी नहीं देखा था, तो गुरु नील का जानना और भी असंभव था। कुछ देर बाद करण ने लाश की दोबारा तलाशी ली। कोई और काम की चीज नहीं मिली। ठीक है, उसने मन में सोचा, ये जगह सुरक्षित नहीं है। पहले सब समेट लेते हैं, बाद में जांच करेंगे। अगले ही पल काले कपड़ों वाले आदमी का शरीर, उसके वस्त्र और सारी चीजें करण के स्थान छल्ले में गायब हो गईं। रात की ठंडी हवा में करण की आंखों में एक गहरी ठंडी चमक थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 218 अनदेखा शत्रु। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, करण ने मन ही मन कहा। अब एक ही रास्ता बचता है, पिता से पूछना। अगर उन्हें भी कपूर परिवार का कोई रहस्य नहीं पता, तो फिर साफ है हमारे परिवार में छुपाने जैसा कुछ है ही नहीं। ये सोचकर करण सीधे नगर प्रमुख भवन की ओर बढ़ गया। गुरु नील ने सिर हिलाया। तर्क के हिसाब से कपूर परिवार का किसी विश संप्रदाय से कोई पुराना बैर हो ही नहीं सकता था। यह मामला वाकई अजीब था। कुछ ही देर में करण अपने पिता के अध्ययन कक्ष में पहुंच गया। गुरु नील वहीं से औषधि कक्ष लौट गए, अपना अधूरा कार्य पूरा करने। करण, तुम आ गए? पिता ने पूछा। अभी अभी तुमने इतने शहर रक्षकों को इधर उधर लगाया, क्या हुआ है? पिता, करण ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने रक्षकों को इसलिए बुलाया क्योंकि शत्रु ने नगर में प्रवेश किया था। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या हमारे कपूर परिवार में कोई ऐसा रहस्य है जिसके बारे में मुझे नहीं बताया गया? करण ने पिता की आंखों में सीधे देखा। उनकी आंखों में न घबराहट थी, न झूठ, सिर्फ उलझन। रहस्य? पिता कुछ पल सोचते रहे। नहीं, कपूर परिवार में छोटी बड़ी हर बात मुझे पता है, और जो मुझे पता है वही तुम्हें भी। मैं ऐसा कुछ नहीं जानता जो तुमसे छुपाया गया हो। करण ने धीरे से सिर हिलाया। अगर पिता कह रहे हैं कि कोई रहस्य नहीं, तो सच में कोई रहस्य नहीं था। फिर पिता ने पूछा, पर तुमने अभी तक यह नहीं बताया कि आखिर कौन शत्रु है? करण ने थोड़ा सोचा, फिर निश्चय किया, ये बात छुपाने से बेहतर है पिता को सच बता दिया जाए, ताकि अगर कुछ हो तो वे मानसिक रूप से तैयार रहें। पिता, करण ने साफ कहा, हमारे पीछे विश संप्रदाय पड़ा हुआ है। विश संप्रदाय? पिता चौंक गए। मैंने तो कभी इस नाम का संप्रदाय सुना ही नहीं। करण ने उनकी प्रतिक्रिया देखी और आगे समझाया, यह एक दुष्ट संप्रदाय है। इसका संप्रदाय प्रमुख मार्शल किंग स्तर का है, और इसके पास 11 मार्शल स्पिरिट स्तर के वरिष्ठ हैं। मार्शल किंग। पिता के पैर
हल्के से कांप गए। चिंता मत कीजिए पिता, करण ने तुरंत कहा। हमने अभी उनके एक वरिष्ठ को खत्म कर दिया है। कुछ समय तक वे नया आदमी नहीं भेज पाएंगे। तुमने मार्शल स्पिरिट को मार दिया। पिता अवाक रह गए। करण मुस्कुराया। अकेले नहीं, गुरु नील भी थे, और हमने औषधि और घात सबका सहारा लिया। समय, स्थान और परिस्थिति सब हमारे पक्ष में थे। इसे किस्मत कह लीजिए। तो गुरु नील ने वार किया? पिता ने पूछा। हाँ, करण ने सिर हिलाया। आखिर वे मार्शल किंग हैं। औषधि की मदद से मार्शल स्पिरिट को हराना संभव था, लेकिन अब गुरु नील दोबारा ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब आगे का रास्ता हमें ही संभालना होगा। करण नहीं चाहता था कि पिता हर बात में गुरु नील पर निर्भर रहें। असल में अधिकांश योजनाएं उसी की थीं। गुरु नील तो बस पर्दा थे। पिता ने गंभीरता से सिर हिलाया। हम कपूर परिवार गुरु नील के बहुत ऋणी हैं। फिर उन्होंने उलझन में पूछा, लेकिन सवाल वही है, हमने उस विश्व संप्रदाय का क्या बिगाड़ा है? हमने तो उन्हें कभी छेड़ा भी नहीं। करण की आंखों में ठंडी चमक उभरी। यही तो रहस्य है पिता। इसीलिए मैं आपसे पूछने आया था, अगर हमारे परिवार में कोई रहस्य नहीं, तो फिर विश्व संप्रदाय आखिर किस चीज के पीछे पड़ा हुआ है? कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। फायर अगले अध्याय में क्या विश्व संप्रदाय का लक्ष्य कपूर परिवार नहीं, बल्कि करण खुद है, या फिर किसी पुराने भूले हुए कर्म का अब हिसाब मांगा जा रहा है? हेडफोन आगे की कहानी सुनने के लिए उंगली से दाहिनी ओर इशारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी अध्याय 219 शांत सतह के नीचे उथल पुथल। अजीब है, पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हमारे कपूर परिवार ने बिना वजह ऐसे दुष्ट संप्रदाय को कैसे नाराज कर दिया? उनकी आवाज में उलझन थी। उन्हें करण के निर्णय पर जरा भी शक नहीं था। करण की क्षमता अब उनसे कहीं आगे थी। अगर करण कह रहा था कि विश्व संप्रदाय कपूर परिवार के पीछे पड़ा है, तो इसका मतलब यही था, खतरा असली है। पिता, करण ने शांत स्वर में कहा, सेना आए तो सेना से निपटेंगे, बाढ़ आए तो पानी से। सच एक न एक दिन सामने आ ही जाएगा। मैं लोगों को विश्व संप्रदाय के भीतर जांच के लिए भेजूंगा। देखेंगे कि वे आखिर कर क्या रहे हैं। पिता ने क्षितिज पर चमकते चांद को देखा और गंभीर स्वर में बोले, यह जरूरी है। अगर विश्व संप्रदाय बड़े पैमाने पर हम पर चढ़ाया, तो कम से कम हमें पहले से पता होगा, और हम समय रहते पीछे हट सकेंगे। आज का कपूर परिवार लियूचेंग में अपने चरम पर था। इतनी मेहनत से बनी ये स्थिति छोड़ना पिता को बिल्कुल मंजूर नहीं था, लेकिन वे ये भी जानते थे, जब जान पर बनाए तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो फिर पिता, मैं नीचे जाकर तैयारी करता हूँ, करण ने हाथ जोड़ते हुए कहा। जाओ, पिता ने सिर हिलाया, और अगर कहीं अटक जाओ तो अपने पिता को याद रखना। अगली सुबह लियूचेंग बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। पिछली रात जो कुछ हुआ वह शहर के लिए बस एक हल्की सी हलचल थी। किसी को ये तक नहीं पता था कि एक मार्शल स्पिरिट स्तर का व्यक्ति शहर में आया और यहीं मारा भी गया। लोग अब भी शांत जीवन जी रहे थे। करण सफ़ेद बर्फ पर कदम रखते हुए हुआयू संप्रदाय की ओर बढ़ा। थोड़ी ही देर में वह घाटी में पहुंच गया। संप्रदाय प्रमुख, प्रणाम। संप्रदाय प्रमुख। शिष्यों ने उसे देखते ही उत्साह से अभिवादन किया। करण मुस्कुराया और सिर हिलाकर उत्तर दिया। पिछले 6 महीनों में इन शिष्यों ने नियमों को अच्छी तरह समझ लिया था। अब वे जानते थे, यहाँ गुरु नील मार्गदर्शक हैं, लेकिन संप्रदाय का स्वामी करण ही है। पर असली बदलाव नियमों में नहीं, बल्कि उनकी शक्ति में था। अब हुआयू संप्रदाय का हर शिष्य मार्शल आर्टिस्ट स्तर पर था, और वरिष्ठ शिष्य यांगशु मार्शल आर्टिस्ट के 9वें स्तर पर पहुंच चुका था। बस एक कदम दूर वुजोंग से। अगर यह बात बाहर फैल जाए तो लोग
डर के मारे जमीन पर बैठ जाएं। 6 महीने में 0 से 9वें स्तर तक पहुंचना, ये किसी सपने जैसा था। लेकिन स्वर्गीय स्तर की तकनीकें, असीमित औषधियाँ और करण की विशेष दवाइयाँ, इन सब के सामने ये रफ्तार असंभव नहीं थी। करण सीधे अपने औषधि कक्ष पहुंचा और दिन की औषधि निर्माण की तैयारी करने लगा। उसी समय कदमों की आहट हुई। भैया, आप आ ही गए। किंग दौड़ती हुई आई और करण से लिपट गई। क्या हुआ? करण हंसते हुए बोला, यहाँ मन नहीं लग रहा। किंग पिछले 6 महीनों से अधिकतर समय यहीं रह रही थी। कभी कभी ही घर जाती थी। संप्रदाय में न घर जैसा बंधन था, न औपचारिकता। कई शिष्य उसके दोस्त बन गए थे। वह न तो कपूर परिवार की बड़ी बेटी जैसी अकड़ दिखाती, न दूरी। कभी शिष्यों को पढ़ना सिखाती, तो कभी बाहर की दुनिया के योद्धाओं की कहानियां सुनाती। लगभग सभी शिष्य अपनी संप्रदाय बहन को बहुत पसंद करते थे। और अब उसकी साधना मार्शल आर्टिस्ट 3रे स्तर तक पहुंच चुकी थी। यहाँ सब अच्छा है, किंग ने कहा, बस रोज रोज अभ्यास करते करते थोड़ा बोर हो जाती हूँ। करण मुस्कुराया, देखो जरा, 3रे स्तर तक पहुंच गई हो। ये बोरियत तुम्हारी मेहनत की कीमत है। अगर थोड़ी ऊब के बदले शक्ति बढ़ रही है, तो ये सौदा बिल्कुल घाटे का नहीं। किंग थोड़ा सोचकर हल्की सी मुस्कान में मुस्करा दी। उसे शायद अब समझ आने लगा था, ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन जरूरी जरूर है। फायर अगले अध्याय में विश्व संप्रदाय की जांच किस दिशा में जाएगी? क्या हुआयू संप्रदाय की तेजी से बढ़ती शक्ति किसी बड़े तूफान को आमंत्रण दे रही है? हेडफोन आगे की कहानी सुनने के लिए उंगली से दाहिनी ओर इशारा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी अध्याय 220 अंधेरे में बिछता जाल। ठीक है, तुम पहले बाहर जाकर खेलो, करण ने मुस्कराते हुए कहा। मैं गुरु नील से बात कर लूँ, फिर तुम्हें जेली बीन दूंगा। किंग अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गई थी, लेकिन जेली बीन के प्रति उसका प्यार अब भी वैसा ही था। करण अक्सर, खास तौर पर उसी के लिए, मीठी जेली बीन बनाता था। तो फिर आप बात करो, किंग ने आंखें चमकाते हुए कहा। लेकिन जो जेली बीन आपने कही है, वो जरूर देना। इतना कहकर वह उछलते कूदते औषधि कक्ष से बाहर चली गई। करण ने गहरी सांस ली और गुरु नील की ओर देखा। गुरु नील, आप ठीक समय पर आए हैं, करण ने इशारा करते हुए कहा। मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। दोनों बैठ गए। इसके बाद करण ने स्कॉर्पियन संगठन से जुड़ी पूरी जानकारी एक एक करके गुरु नील को बता दी। लोहे का टोकन, शरीर पर बना विषैला चिन्ह, मार्शल स्पिरिट स्तर का हत्यारा, और वह रहस्यमय जहर जो मार्शल किंग तक को खतरे में डाल सकता है। पूरी बात सुनने के बाद गुरु नील की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। तो तुम्हें भी नहीं पता, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कि उस स्कॉर्पियन संगठन की असल जड़ कहाँ है? करण ने सिर हिलाया। सबसे ज्यादा चिंता की बात यही है। मार्शल स्पिरिट स्तर का व्यक्ति सिर्फ लोहे का टोकन पकड़े था। वह कुछ पल रुका, फिर गंभीर स्वर में बोला, मुझे शक है कि इस लोहे के टोकन के ऊपर चांदी और सोने के टोकन भी होंगे। अगर कोई सोने का टोकनधारी निकला, तो उसकी साधना किस स्तर की होगी? गुरु नील चुप हो गए। करण के पास अब 2 टोकन थे, एक कांस्य, एक लोहा। दोनों के धारक अलग अलग स्तर के थे। इसका मतलब साफ था, ऊपर अभी और भी परतें थीं। और सबसे डरावनी बात, करण ने आगे कहा, वह शरीर पर बना चिन्ह, वह साधारण किसी दुष्ट संप्रदाय की कला नहीं हो सकती। गुरु नील ने गंभीर स्वर में कहा, अभी शत्रु अंधेरे में है और हम रोशनी में। इस हालात में एक गलत कदम सीधी मौत बन सकता है। फिर उनकी आंखों में तेज चमक आई, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, अगर मुझे थोड़ा समय मिल जाए, तो मैं मार्शल किंग स्तर तक जरूर पहुंच जाऊंगा। वर्तमान में गुरु नील मार्शल स्पिरिट के
तीसरे स्तर पर थे, स्वर्गीय तकनीक और तलवार दाव के साथ। वे समान स्तर पर लगभग अजेय थे। एक बार मार्शल किंग बन गया, गुरु नील ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तो वो कीशिन संप्रदाय मेरे हाथ की चीज होगा। करण ने सिर हिलाया, मुझे भी भरोसा है, बस अभी समस्या यह है कि हमें उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। मैं चाहता हूँ कि कुछ सतर्क शिष्यों को गुप्त रूप से जांच पर भेजा जाए। जरूरी है, गुरु नील ने तुरंत कहा। मैं बाद में लोगों की व्यवस्था कर दूंगा। फिर वे मुस्कराए, और अगली बार अगर मार्शल स्पिरिट सामने आया तो मुझे बुलाना। तुम्हें पिल गॉड शरीर खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरी 2 तलवार चाल काफी होंगी। करण हंस पड़ा। इस बार मैं उसे जरूर मारना चाहता था, इसलिए आपको नहीं बुलाया, वरना आप सीधे खत्म कर देते। फिर करण ने अचानक विषय बदला, वैसे आप मुझे ढूंढने क्यों आए थे? गुरु नील हल्का सा चौंके, फिर बोले, यांगशु जल्द ही तू पो करने वाला है। मैं उसे परफेक्ट स्पिरिट गैदरिंग पिल देना चाहता हूँ, ताकि तू पो पूरी तरह सुरक्षित रहे। तू पो के समय शरीर को भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए होती है। एक स्तर ऊंची परफेक्ट पिल सफलता की संभावना कई गुना बढ़ा देती है। करण ने अपने माथे पर हाथ मारा। देखो मेरी याददाश्त, वह हंसते हुए बोला, मुझे तो संप्रदाय के लिए पहले ही परफेक्ट स्पिरिट गैदरिंग पिल तैयार कर लेनी चाहिए थी। मैं अभी बनाता हूँ, आप जरा रुकिए। इतना कहकर करण ने तुरंत पिल गॉड शरीर सक्रिय किया। गुरु नील की हैरान आंखों के सामने कुछ ही पलों में औषधि बनकर तैयार हो गई। करण ने औषधि थमाते हुए कहा, गुरु नील, वैसे मैं भी ग्रेट मार्शल मास्टर में तूपो करने वाला हूँ। थोड़ी देर मेरी रक्षा कीजिए। गुरु नील ने लंबी सांस ली। आखिरकार तुम भी तूपो करने जा रहे हो? उन्होंने कहा, तुम कौन सी तकनीक साध रहे हो जो इतनी कठिन है? करण मन ही मन मुस्कुराया। ये वही तकनीक है जो आप ही ने दी थी। मानना पड़ेगा, गुरु नील ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी साधना भले ही कठिन हो, लेकिन नींव अद्भुत रूप से मजबूत है। पिल गॉड होते हुए भी अब जाकर तूपो, इसका मतलब साफ था। अगर करण एक बार आगे बढ़ गया तो उसकी शक्ति सामान्य सीमाओं को पूरी तरह तोड़ देगी। हेडफोन आगे सुनने के लिए उंगली से दाहिनी ओर इशारा। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रोमांचक हिंदी ऑडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी अगली कहानी की ताकत है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।